इससे पूर्वत भी आपके पास में कुछ वीडियो जारी किए थे ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ प्रश्नों के साथ हम आपके सामने में प्रस्तुत हो रहे हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वन, घास, झाड़ियाँ, सभी। आपका आंसर सभी होगा। मीन्स ये जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती है, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैंने फॉरेस्ट, ग्रास है और बुशेस है, ये जो है इनका जो डिवीजन को अगर ध्यान में आप रखेंगे तो यह रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। इसका जहाँ अधिक वर्षा होगी रेनफॉल अधिक होगा मैक्सिमम, तो उस एरिया में हम वन देखते हैं। जहाँ उससे थोड़ा सा लेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहाँ ग्रास की एरिया देखते हैं। यानी उससे थोड़ा कम हो गया तो वहाँ पे झाड़ियाँ देखते हैं, बुशेस देखते हैं। तो इस तरह हम जो है यह जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति का जो हमने डिवीजन हम देख रहे हैं, यह टोटली टेम्परेचर और रेनफॉल से इसका कोरिलेशन है। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। उष्ण सदाबहार वन की अवस्थिति है भूमध्य रेखा, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, सभी। उष्ण सदाबहार वन की अवस्थिति है भूमध्य रेखा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, सभी। आपका आंसर जो होगा वह भूमध्य रेखा होगा। अगर आप ध्यान पूर्वक ये देखेंगे, मैं ये ग्लोब मैंने ड्रॉ किया है, यह आपका 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं। अगर इस पर ये एरिया को आप उठा लें तो देखेंगे कि जो सनलाइट के एकदम डिस्टेंस सनलाइट से इस एरिया का बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक के होने के कारण रेनफॉल होता है। रेनफॉल होने के कारण जो है यहाँ का जो वन होगा बहुत ही वहाँ क्या होता है, सदाबहार टाइप की, यानी कि यहाँ के वन जो होते हैं हमेशा सदाबहार रहते हैं। वन के जो पत्ते होते हैं वह कभी गिराते नहीं हैं। कोई एक भी जो पौधे होते हैं यानी कि हमेशा आप देखेंगे कि हरा भरा ही बना रहता है। एक दूसरी बात, इस जो मैं सदा उष्ण जो वन की बात कर रहा था, उष्ण सदाबहार वन की जो बात करते हैं, इसका अगर जो बितान देखेंगे यानी ऊपरी हिस्सा को आप देखेंगे तो बहुत ही वह क्या है, मोटा आपको नजर आएगा। इस तरह से ये घना घना आपको नजर आएगा। वह एरिया ऊपर वाला एरिया अगर आप देखें तो बितान जो होता है बहुत ही आपको डेंस नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात की, इस वन में जो आपको कुछ जो फॉरेस्ट जो मिलते हैं, कुछ जो वृक्ष मिलते हैं, मैं उनका नाम बोलता हूँ ट्रीज जो होते हैं, जैसे रोजवुड हो गया, इसको याद रखेंगे। अबुनाश हो गया, इसे भी याद रखेंगे। महोगनी हो गया, इसे भी याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक बात मैं बता दूं, ये जो डेंस ये जो फॉरेस्ट हैं, उष्ण सदाबहार वन है, जिसे वर्षा वन के भी नाम से जाते हैं, चूंकि वर्षा अधिक होती है। और यहाँ पर ये इतने डेंस वन होते हैं, इतने घने वन होते हैं कि दिन में भी इस वन में जो प्रकाश अंदर नहीं जा पाता है। इतनी डेंसिटी अधिक होती है, इतने सघन वन होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। और जो है इस तरह से हम इस वन के बारे में जो बताया उसे ध्यान में रखना जरूरी। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन वन को, कांगो वन को, अमेजन और कांगो वन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ए, यानी कि अमेजन वन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अभी आपने ये जो अमेजन वन है ये वर्षा वन क्षेत्र में अवस्थित है। और ये जो वन एरिया जो अमेजन का है बहुत ही सघन वनों से घिरे होने के कारण इसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं। इसलिए कि जो वन होते हैं यानी जो वृक्ष होते हैं वो हमें O2 प्रदान करते हैं। यानी O2 मीन्स जो ऑक्सीजन, और वह कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेता है। तो ऑक्सीजन देने के कारण यह हमें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ताकि जो जितने सारे सजीव हैं उनको O2 अवेलेबल हो सके, ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके। और वहाँ वन बहुत अधिक है, इस वन के कारण इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साल, सागवान, नीम, शीशम आदि वृक्षों का संबंध किस वन से है? साल, सागवान, नीम, शीशम आदि वृक्षों का संबंध किस वन से है? पर्णपाती वन, वर्षा वन, शीतोष्ण वन, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से भी जाते हैं। उनमें ये जो वन पाए जाते हैं, जो साल, सागवान, शीशम का मैंने नाम लगाया, ये जो है साल, सागवान, शीशम, ये जो कास्ट है, ये जो लकड़ी हैं, ये जो लकड़ियां हैं बहुत ही उपयोगी है। और इससे तरह तरह के फर्नीचर, अनेक तरह के सामान बनाए जाते हैं। फर्नीचर के लिए बहुत उपयोगी है और इस वन की बहुत महत्ता है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकली दृष्टि से इस वन क्षेत्र का, यह वन जो प्रदेश है यानी कि पर्णपाती वन है बहुत ही प्रमुख है। मैं एक दो चीज और बता दूं, इस वन क्षेत्र में बाघ, शेर और गोल्डन लंगूर, ये पूछा जा सकता है आपसे, गोल्डन लंगूर जो है किस
वन क्षेत्र में मिलता है, तो आपको याद रखना होगा पर्णपाती वन में। इसके अलावा मैं एक दो चीज और बताना चाहता हूं कि यह क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है वर्ल्ड में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप भारत का जो है, ये जो आप देखेंगे ईस्टर्न घाट का जो एरिया है, जो है ईस्टर्न घाट का एरिया नहीं, ये इस तरह से आप देखेंगे, ये एरिया जो है लगभग इस एरिया में जो है ये मिलता है आपका वन। यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को छोड़ करके, राजस्थान के कुछ पोर्शन को छोड़ करके रेस्ट जगह पे आपको ये पर्णपाती वन का एरिया मिलेगा। यानी कि भारत में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से अगर फिगर आप बना करके देखें तो कहा गया ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मीन्स ये पोर्शन जो ऑस्ट्रेलिया का इस पोर्शन में आपको मिलेगा। इसके बाद मध्य अमेरिका, ये तीन जगह को याद रखें, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में जो है ये जो है क्या पर्णपाती वन का विस्तारीकरण देखते हैं। उन क्षेत्रों में इन वनों का जो है मिलना जो है हम मिलता है ये वन, इस वन को हम वहां देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य अक्षांश तटीय प्रदेशों, महाद्वीप के पूर्वी किनारे, दक्षिण पूरब अमेरिका एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील में अवस्थित वन की पहचान होगी। मध्य अक्षांश तटीय प्रदेश, महाद्वीप के पूर्वी किनारे, दक्षिण पूर्व अमेरिका एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील में अवस्थित वन की पहचान होगी। उष्णपर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा शीतोष्ण सदाबहार वन। मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मैंने कुछ जो अक्षांशीय विस्तार हैं या किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये दोनों मैंने समाहित किया है इस प्रश्न में, तो इसलिए इसको ध्यान से रखेंगे। इसलिए मैंने मध्य अक्षांश तटीय प्रदेश, इसके बाद जो अलग एरिया, जो एरिया में ये वन मिलते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, मैंने उसको भी डिनोट कर दिया है। कोई दिक्कत हो तो किताब से संपर्क साथ ले सकते हैं। चलिए इस वन के बारे में, यानी शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में जो बात कर रहा था, वहां पर बांज, यूकेलिप्टस, ये दो ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत आयात, यानी कि बहुत अधिक प्रचुर मात्रा जिसको बोलते हैं उसमें मिलता है, और ये मुलायम रखती होती है, इसलिए तरह तरह का इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? सदाबहार वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति, सभी इसमें से कौन से हैं? तो आपका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय वनस्पति को जो है फलोद्यान के नाम से, यहाँ पर बहुत अधिक जो है फल होता है। विशेष रूप से जो अंगूर की खेती जो है भूमध्य सागरीय एरिया में बहुत अधिक होता है। इसके बाद संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया। इसलिए इन क्षेत्रों में जो है जो शराब की जो फैक्ट्रियां हुई, अंगूर से तरह तरह के जो शराब बनते हैं, ये भी बहुत अधिक बनते हैं इस क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश में। मैं आपको एक दो बात और बता दूं, इनकी पहचान कैसे करेंगे कि भूमध्य सागरीय वन प्रदेश कहाँ है, कैसे है, तो याद रखेंगे महाद्वीप का जो पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे, महाद्वीप जितने सारे आप महाद्वीप दिख रहे हैं जो आपका कंटिनेंट है, उसका पश्चिमी किनारा और दक्षिण पश्चिम किनारा जो है, वहां पर आपको भूमध्य सागरीय वन प्रदेश मिलेंगे, वनस्पति मिलेंगे। और एक बात और बता दूं मैं, यह जो यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, या भूमध्य सागरीय समीप वाले जो क्षेत्र है, आपको मैं बताऊं, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करके हल्का सा बता रहा हूँ, ये अफ्रीका का जो पोर्शन है, इस तरह से आप निकलेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे घूम करके, एक इटली का हो गया, इस तरह से घुमा करके आप ऐसे बढ़ेंगे, तो ये जो पोर्शन बनता है यहाँ पर, ये इटली का, ये भूमध्य सागरीय एरिया है, टर्की से जुड़ा हुआ है। इधर अफ्रीका का ये कॉस्ट मिल जाएगा आपको। इस तरह से ये जो आप रीजन देखते हैं भूमध्य सागरीय, और भूमध्य सागरीय का जो अटैचमेंट है अटलांटिक ओशन से है, और इधर आप अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो रेड सी से जुड़ा हुआ है ये इंडियन ओशन से। तो इस तरह से भूमध्य सागर को देख सकते हैं, आप दिमाग में एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं हो तो मैप देख लीजिए बार बार। और इसके अलावा मैं और एक बात फैक्ट्स बता दूं, जो भूमध्य, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा था भूमध्य सागरीय वन प्रदेश का, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव का अभाव है। इसका कारण क्या है कि अधिकांश एरिया को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ पर लोग अधिक से अधिक एग्रीकल्चर करने लगे हैं, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियां कम मिलते हैं। अगर प्राकृतिक वनस्पतियां कम मिलेंगे तो वन्य जीव का अभाव होगा, ये लाजमी सी बात है, क्योंकि इसका डिपेंडेंसी है, निर्भरता है इस वनों पे, तो इसलिए इसे भी याद रखेंगे। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, और यहाँ पर तरह तरह के जो ये क्या कहते हैं अंगूर, जैतून, ये सब जो आप देखते हैं फ्रूट्स का बहुत अधिक जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे फल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि
50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर अवस्थित वन को कहते हैं। 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित वन को कहते हैं शंकुधारी वन, टेगा वन। शंकुधारी और टेगा वन इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा सी। इस वन को शंकुधारी वन भी कहते हैं और टेगा वन भी कहते हैं। ये याद रखेंगे। अधिक ऊंचाई पर, अगर ये ग्लोब को आप देखें, ठीक है ना, तो ये अधिक ऊंचाई यानी कि इस क्षेत्र में जो आप देखेंगे तो यहाँ पर यानी कि ये 50 डिग्री नॉर्थ से और 70 डिग्री के बीच में, ये आप याद रखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर में आपको शंकुधारी यानी कि या तो आप टेगावन बोलें या फिर शंकुधारी वन बोलें, बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों एक ही बात है। टेगावन बोल दीजिए या शंकुधारी वन बोलिए। अधिक ऊंचाई पर है। और इसमें जो फेमस जो हमारे ट्री होते हैं वो देवदार और चीड़ है। याद रखेंगे, देवदार और चीड़। और ये लकड़ियां जो होती है बहुत मुलायम होती है इनकी लकड़ियां, और मुलायम होने के कारण इस लकड़ी से जो हम लोग जो है लुगदी बना लेते हैं, और कागज, माचिस पैकिंग तरह, और जो है और न्यूज़पेपर वाला जो बनाते हैं उसमें भी इसका काम होता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। यह जो आपका शंकुधारी और टेगावन है, और इसका जो लीफ होता है, लीफ अगर देखेंगे आप शंकुधारी टेगावन का, ये एक पॉइंटेड लीफ होता है। इस तरह का पॉइंटेड लीफ होगा, ठीक है, नोक वाला लीफ। इस तरह से लीफ होता है, इसका पॉइंटेड लीफ होता है। और ये पॉइंटेड लीफ होने के कारण क्या होता है कि इस पर अगर स्नोफॉल भी होता है तो बड़ी इजीली जो है स्लोप करके गिर जाता है। एक बात और चलते चलते कि जो टेगा है, रूसी भाषा में टेगा का अर्थ होता है शुद्ध। रूसी भाषा में टेगा का अर्थ होता है शुद्ध। तो इस तरह से उच्च अक्षांश पर हम टेगा या शंकुधारी वन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजत लोमड़ी और मिंक भालू का संबंध किस वन से है? टेगा वन, भूमध्यसागरीय वन, वर्षा वन, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा टेगा वन। रजत लोमड़ी और मिंक भालू वहां मिलता है। हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवरों का संबंध किस घास स्थल से है? हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवरों का संबंध किस घास स्थल से है? सवाना घास, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, टेगा घास, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सवाना घास। आइए हम कुछ फैक्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो मैं इस तरह से, अगर ये इस तरह से आपको बना दूं तो ये अफ्रीका का पोर्शन होगा, ठीक है ना। ये अफ्रीका का एरिया है, ध्यान से देखेंगे इसे। अफ्रीका का ये क्षेत्र है। और ये जो भूमध्य रेखा है, यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, ये जो इस एरिया में देखते हैं, इस एरिया में आपको जो मिलता है घास, उस घास को हम लोग जो है क्या कहते हैं, उस उष्णकटिबंधीय घास मैदान के नाम से ये दोनों तरफ मिलते हैं। इक्वेटर के दोनों साइड में आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास का ये क्षेत्र मिलेगा आपको। इससे ऊपर, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको इस एरिया में सवाना का एरिया है, यहाँ पर सवाना घास मिलता है। और ये घास की जो लंबाई 3 से 4 मीटर होता है। मीटर लंबी घासें होती है, लंबी लंबी घासें होते हैं। और इसलिए ये जो जानवर हैं, हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, इनके लिए काफ़ी मात्रा में वहाँ पर भोज्य पदार्थ अवेलेबल है, यानी कि घास इनके जीवन को जीने के लिए जो घास है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसलिए यह जो सवाना का क्षेत्र है, जो हम बताएं सवाना घास का जो मैदान है, याद रखेंगे सवाना घास का मैदान इनके बसने के लिए बहुत ही अनुकूल है, ठीक है ना। ये क्षेत्र जो है, ये अफ्रीका के बारे में बता रहे थे, सवाना घास का, ये उस क्षेत्र में मिलते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उससे ऊपर की ओर। मध्य अक्षांशों एवं महाद्वीप के भीतरी भागों में कौन से घास के मैदान मिलते हैं? मध्य अक्षांशों एवं महाद्वीप के भीतरी भागों में कौन से घास के मैदान मिलते हैं? शीतोष्ण घास, उष्ण घास, शीतोष्ण और उष्ण घास, इनमें से कोई नहीं। ये आपको शीतोष्ण घास मिलते हैं मध्य अक्षांश जो है और महाद्वीप के भीतरी भागों में। यानी कि जो महाद्वीप है, मान लीजिए हम ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये हम इस तरह से ड्रॉ करके अगर बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो आप एरिया देख रहे होंगे इस तरह से, ये इसका मध्य हो गया भाग। इस भाग के बारे में, यानी कि मिडिल पोर्शन, मध्य कॉन्टिनेंट का अर्थ ये हो गया महाद्वीप। और महाद्वीप के भीतरी भाग, अंदर का जो पोर्शन होता है उसमें तो ये मिलता है। एक बात और है इस समझने के लिए, ये जो घास है ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास होते हैं, ये घास छोटे होते हैं। उष्णकटिबंधीय अपेक्षा
उष्ण क्षेत्र में जो पाया जाता है, यानी ठंडे मुल्क में जो घास मिलते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं जो गर्म मुल्क के घास की अपेक्षा। एक बात। दूसरा, जो पौष्टिक तत्व के मामले में ये घास में जो है पौष्टिक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मिलता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के लिए। इसलिए आप जो ये जो मैंने अमेरिका बनाया था, इस एरिया में जो जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, ये सब काफी मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ये घास पर जिंदा रहते हैं, शीतोष्ण घास जो खा करके ये जिंदा रहते हैं और इनके लिए बहुत ही अनुकूल होता है और इस क्षेत्र में काफ़ी मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ हम ये जो बाइसन है, जंगली भैंस है, एंटीलोप को देखते हैं। तो यही है शीतोष्ण घास के मैदान की कहानी। चलिए कुछ फैक्ट्स पे हम लोग बात कर लें, कुछ तथ्यों पे बात कर लें। उष्ण घास और शीतोष्ण घास दो इंपॉर्टेंट घास हैं, उष्ण घास और शीतोष्ण घास। और उष्ण घास जो पाया जाता है ये पूर्वी अफ्रीका में जो भाग है उसमें पाया जाता है, सवाना, याद रखेंगे। ब्राज़ील में कंपोश, वेनेजुएला में लानोस। एक कंपोस है, लानोस है, ब्राज़ील और वेनेजुएला। देखिएगा, नाम को कोऑर्डिनेट करके अपने दिमाग में रखेंगे इसको। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ये दिमाग में रख लें, पूर्वी अफ्रीका आएगा सवाना, ब्राज़ील कंपोस, वेनेजुएला लानोस। यहाँ ध्यान लिखिएगा, यहाँ भी ला है, यहाँ पर ला भी। इस तरह से अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए बार बार पढ़ करके। चलिए शीतोष्ण घास के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। अर्जेंटीना में पंपास, उत्तर अमेरिका में प्रियरी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, मध्य एशिया में एस्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। मैं आपको एक बात बता दूं, इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पंपास बार बार पूछता है, इसे याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट जो है वो भी बार बार पूछता है, प्रियरी। ये 2-3-4 ऐसे हैं कि जो बार बार पूछते हैं, इसको दिमाग में रखना है। चलिए, अगर इन घास के मैदान को अब अगर हम एक छोटे से मैप में ड्रॉ करके समझने में हमें आसानी होगी, इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और सिंपली आपको बताने के लिए, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाए। तो ये इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से हम अगर ये छोटा सा बना लें ऐसे, तो मेरा ये अफ्रीका का पोर्शन हो जाएगा। ये अफ्रीका का हॉर्न टाइप से यहाँ निकला हुआ है, ऐसे थोड़ा सींग टाइप का निकला हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठ करके ऐसे हॉर्न टाइप का है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे आएंगे तो आपका जो है ये पोर्शन गए, थोड़ा सा ये इटली का पोर्शन है। इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे, फिर थोड़ा इस तरह से करते हुए आप आएंगे और ये मैं बना दूँ रेड सी का पोर्शन है, ये इस तरह से रेड सी वाला पोर्शन है, यहाँ से थोड़ा सा कम ये इंडिया का पोर्शन। इस तरह से आप देखेंगे चाइना होना होते हुए ये वर्ल्ड मैप का मैंने है। यहाँ आपका ये पोर्शन जो इस तरह से कर लें तो लगभग ये ऑस्ट्रेलिया का बात हो जाएगा। इस तरह से घुमा करके ये ऑस्ट्रेलिया को देख लें। तो यहाँ मैंने ये बनाया वर्ल्ड का मैप का, थोड़ा सा मैं हल्का स्टडी आपको करवा दूँ। अर्जेंटीना, ये पंपास का जो रीजन है, ये पंपास का रीजन है अर्जेंटीना में। ये एरिया जो आप देख रहे हैं पंपास का रीजन वाला, जो यहाँ पर ये पंपास का रीजन का है, ये अर्जेंटीना का हो गया। उत्तर अमेरिका का प्रियरी मैदान, ये एरिया उत्तर अमेरिका प्रियरी मैदान, प्रियरी है, ये प्रियरी है, प्रेयरी मैदान घास है, ये उत्तरी अमेरिका में हो गया। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड का क्षेत्र देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका वेल्ड देख लीजिए कहाँ पे है, दिमाग में रखने के लिए, याद करने के लिए ये वेल्ड रखें। और जो है दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया का एसटीपी का ये पोर्शन होता है, एसटीपी मध्य एशिया में एसटीपी, याद रखेंगे ये पोर्शन है मध्य एशिया में एसटीपी। ऑस्ट्रेलिया में डाउन का एरिया ये, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन में डाउन आप देख लेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो ऑस्ट्रेलिया का डाउन का एरिया है, ये सब दिमाग में रखने के लिए मैंने इस मैप को ड्रॉ किया। थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई तो ध्यान में रखेंगे, कोई नहीं, ये समझदारी के लिए मैंने बनाया है। इसलिए इस तरह का चार्ट बना लें और चार्ट बना करके कई बार रिवीजन करें, नहीं तो कभी कंफ्यूज हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में डाउन था कि दक्षिण अफ्रीका में डाउन था। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपने दिमाग में इस तरह से स्टेप वाइज इसको एडजस्ट कर लें कि दक्षिण अफ्रीका का होगा तो वेल्ड होगा, चाहे मैप के थ्रू कर लें वैसे थ्रू कर लें। मध्य एशिया का होगा तो एसटीपी होगा, ठीक है ना। अमेरिका का होगा, उत्तरी अमेरिका का है तो प्रियरी है। तो इस तरह से ये चीज आप दिमाग में बना लें। और ये जो सवाना हम बता रहे थे, अगर ये गर्म वाले क्षेत्र की घास यानी उष्णकटिबंधीय घास की बात करें तो ये आपका हो गया सवाना घास का मैदान ये हो गया। ब्राजील का एरिया, ये एरिया ब्राजील का जो आप ये एरिया देखिएगा ब्राजील, तो ये यहाँ पर आपको कंपोश इसको बोलते हैं ब्राजील के।
और इस इधर ही यहाँ पर आ जाएंगे तो वेनेजुएला है, वहाँ पर लानूस मिलता है। तो इस तरह से लानूस उतने इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील का कंपोस्ट और सवाना, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। और इधर जो आप याद रखेंगे पंपास हो गया, प्रेरी हो गया, वेल्ट और स्टेपी ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शीतोष्ण घास जो मैदान का मैंने जिक्र किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे और इसे दिमाग में रखेंगे। इसके लिए अपने मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपके लिए प्रयास किया है वह आपके परीक्षा में मददगार साबित हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न से आप जब उस रूबरू होंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे तो थोड़ा बहुत मुझे भी याद करेंगे। चलिए, धन्यवाद।